वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वो हिस्सा शो का जहां पर दर्शक हमारे शो में शामिल होते हैं, अपने सवाल हमसे लाइव पूछते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स और विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पहले दर्शक अनुराग मेंधे क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? अच्छा, चलिए हमारे साथ जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स को लेकर। और पंकज जी, आपके पास मैं आती हूँ ये सवाल लेकर, क्योंकि बहुत दर्शक अक्सर हमसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि जब लार्ज कैप फंड्स की बात आती है तो ऐसे में एक पैसिव स्ट्रैटेजी अपनाना सही होगा या आप किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में निवेश करने की रणनीति बनाए? क्योंकि देखा ये जाता है अक्सर, क्योंकि लार्ज कैप ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर एक फंड मैनेजर जो है वो टॉप की कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही निवेश करते हैं। अक्सर इसमें देखा गया है कि अगर आप तमाम तरह के फंड्स को भी खोलकर देखें पंकज जी, तो एक्सपोजर ऑलमोस्ट उन्हीं कंपनियों में फंड मैनेजर्स रखते हैं। कुछ खास ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता क्योंकि आपका यूनिवर्स उतना है लार्ज कैप का। तो अब जब हमने देखा कि लार्ज कैप में एक बाज़ार में अनिश्चितता है और इस तरह का माहौल है जहां पर तमाम पैरामीटर्स पे इतने सारे सवाल खड़े हो रखे हैं, लार्ज कैप ने बहुत निराश किया निवेशकों को। परफॉर्मेंस वाइज सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब परफॉर्मेंस गिरना शुरू हुई तो किस हद तक गिरी है और फिलहाल मौजूदा स्थिति परफॉर्मेंस के लिहाज से कहां तक पहुंच पाई है? कविता नमस्कार। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात, जैसा आपने कहा कि परफॉर्मेंस खराब हुई है, तो ओवरऑल देखेंगे पिछले एक साल में तो मार्केट चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी तरह के मार्केट कैप्स वाले शेयर्स में गिरावट हुई और म्यूचुअल फंड्स में गिरावट ही देखी गई। हालांकि अगर देखें पिछले एक साल में तो लार्ज कैप की परफॉर्मेंस इवन स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी बेहतर ही रही है। दूसरी बात यह, जैसा आपने भी कहा कि जो यूनिवर्स है वो बहुत छोटा है, क्योंकि सेबी की जो एक गाइडलाइन है या डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से अपने मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हीं में निवेश किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप दो लार्ज कैप फंड्स को देखेंगे तो उनमें काफी हद तक आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब यदि आप कंपेयर करें कि एक इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के साथ में कंपैरिजन किया जाए और परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो ये सही है कि पिछले कुछ सालों में एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि वो रिस्क को कम करें। और जब आप एक इंडेक्स को देखते हैं उसके मुकाबले आप एक एक्टिवली मैनेज फंड को देखते हैं, तो एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर कोशिश यही करते हैं कि कुछ वेटेज को कम ज्यादा करके, भले ही स्टॉक्स तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे लेकिन उनका वेटेज कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो उसकी वजह से अगर पोर्टफोलियो में रिस्क कम किया जा सके, वो हमेशा कोशिश रहती है। तो मेरे हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में यदि लार्ज कैप की बात करें तो यदि दोनों ही तरह की स्ट्रेटेजी हो, यानी कि एक एक्टिवली मैनेज फंड और साथ में पैसिव फंड भी, तो शायद वो सही रहेगा। ये कहना कि एक्टिवली मैनेज फंड पैसिव फंड्स को बीट नहीं कर पाएंगे, ये भी शायद मुश्किल होगा। हाँ, पास्ट में कुछ समय ऐसा रहा है जहां हम देख नहीं पाए कि एक्टिवली मैनेज फंड ने बेंचमार्क को बीट किया। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया में ये संभव है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स पैसिव फंड्स को बीट कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर पंकज जी तो कह रहे हैं कि जहाँ तक लार्ज कैप की बात है, आपको एक्टिव यानी आपको फंड मैनेजर्स जो चलाते हैं, संचालित जो फंड्स हैं उन पर आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन विश्वजीत जी, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो एक तो प्योर लार्ज कैप फंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ आपको एक्सपोजर मिल जाता है मल्टी कैप्स के जरिए, कुछ आपको मिल जाता है एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप के जरिए, कुछ तरह के फोकस फंड्स भी हैं जो लार्ज कैप में निवेश करते हैं। अब ये बताइए हमें कि इस एक्सपोजर को भी हम किस तरह से समझें और किस तरह से इस एक्सपोजर को रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा भी आपको लार्ज कैप में नहीं जाना है। एक तो ये रणनीति भी होती है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल ये कहता है, और ऐसे में अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और हमने देखा जैसे कि चाल बहुत पिटाई हुई इनकी, तो तमाम आपके जो फंड्स हैं जिनमें इतना एक्सपोजर था वो सब नीचे हो गए, है ना। तो पूरे लार्ज कैप के यूनिवर्स में और तरह तरह के फंड्स जिसके ज़रिए आपको ये एक्सपोजर मिलता है, रणनीति कैसी होगी? जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जब भी हम कंपेयर करते हैं पैसिव फंड्स को और एक्टिव फंड्स को, तो हम कोई एक साल या 2 साल का पीरियड देखते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म का पीरियड देखें
तो एक्टिव फंड्स की परफॉर्मेंस कहीं बेहतरीन है पैसिव फंड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आप कोई भी इंडेक्स फंड उठाएं तो वो ज्यादातर कोशिश करता है कि इंडेक्स को रेप्लिका करे और उसी प्रोपोर्शन में करे, तो वो कभी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। जो एक्टिव फंड मैनेजर्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो अल्फा जनरेट करने का रहता है कि इंडेक्स को बीट करके अगर वो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी एक्टिव फंड है 3 से 5% का करीब कैश रखता है अपने पास, क्योंकि लिक्विडिटी उसको देनी होती है, तो बहुत राइट कंपैरिजन नहीं है। ये डिबेट काफी सालों से है और बहुत सारे लोग इस डिबेट के चक्कर में इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो सबसे पहले तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप निवेश जरूर करें, चाहे आप इंडेक्स फंड में करें चाहे आप एक्टिव फंड में करें। और जैसा पंकज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक एक्टिव फंड ले लें और एक पैसिव फंड ले लें। जहां तक कि फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात है या मल्टी कैप फंड्स की बात है, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स भी इसमें यहाँ पर जो रियल पर्पस है म्यूचुअल फंड का वो है आपको एक फंड मैनेजर को फ्रीडम देना है कि वो अपने पसंद से मैनेजमेंट स्टाइल से वो स्टॉक्स को चूज कर सके। तो फ्लेक्सी कैप अगर आप ज्यादातर फंड्स देखें तो वो लार्ज कैप नेचर है, जो बड़े फंड्स है। जो छोटे फंड्स है वो फिर भी थोड़े बहुत मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, पर ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। और वो इसलिए है क्योंकि लार्ज कैप में जो स्टेबिलिटी मिलती है और जब मार्केट जब फॉल होता है तो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े कम गिरे, इस वजह से ये थोड़ा लार्ज कैप की तरफ एक्सपोजर ज्यादा रहता है। तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी आपका पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि लार्ज कैप फंड है, क्योंकि यहाँ पे आप फंड मैनेजर को फ्रीडम दे रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक पिक करने के लिए, चूज करने के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक कि मल्टी कैप फंड का सवाल है, वहां पे कुछ मैंडेटरी है कि आपको 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेशित रहना ही है, और जो बाकी का 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उनको कहाँ निवेश करना है। तो हर एक फंड हर एक निवेशक के लिए नहीं है। हर निवेशक को समझना है कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसको कितना लार्ज कैप चाहिए। अगर वो कंजर्वेटिव है तो ऑब्वियसली 50 से 60% तक भी पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रहता है, और जो लोग बहुत एग्रेसिव हैं तो वो 30 से 40% वो भी लार्ज कैप में रखें। और जैसा पंकज जी भी बोल रहे थे, थोड़ा सा पैसिव और थोड़ा सा एक्टिव, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड की भी उतनी ही आवश्यकता है पोर्टफोलियो में जितना कि एक प्योर लार्ज कैप फंड की। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप दोनों ने विस्तार से समझा तो दिया है, लेकिन दर्शकों के सवालों का जवाब भी हमें देना है, और मेरे ख्याल से जवाबों के ज़रिए भी एक बार फिर से हम इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे और चर्चा में लाएंगे। बहरहाल पंकज जी के लिए अनुराग मेंधे जो है फ़ोन लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं। अनुराग, नमस्कार। अनुराग, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। आप थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज़ में, लेकिन मैं एक बार आपके सवाल को कंफर्म कर लेती हूँ। आपने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्लानिंग के बारे में सोचा है। आप फिलहाल एसआईपी कर रहे हैं और आपको म्यूचुअल फंड्स के इस पोर्टफोलियो से लगभग 16 से 19% का रिटर्न चाहिए होगा, है ना? आपको करनी है, आपने शुरुआत करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, और 15,000 से आप शुरुआत करेंगे। हाँ मैडम, बराबर। के बीच में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा मैडम, और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है, इतना ही आपने लिखा भी है, तो सवाल क्लियर है। पंकज जी बताएं, 16 से 19% ये अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए तब भी क्या इतना कमा पाएंगे? कविता, देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। हालांकि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत सारे फंड्स ने अगर हम 20 साल 25 साल का उनका देखें परफॉर्मेंस, तो 20% से ज्यादा का CAGR डिलीवर किया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन कई बार आपको रिस्क में डाल सकती है। और जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन करेंगे या किसी को कहेंगे तो हो सकता है कोई आपको कुछ रिस्की स्कीम्स बता दे या आप डिसीजन गलत ले बैठे। तो म्यूचुअल फंड्स में ऑन एन एवरेज 12-13% का CAGR एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से सही है लॉन्ग टर्म में। इक्विटी फंड से अगर मिल जाए आपको 20% का भी, जो आप 16 से 19% कह रहे हैं, तो वो अच्छा है, लेकिन आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें तो वो बेहतर होगा। और दूसरी बात, यदि आप 15,000 पर मंथ का निवेश करते हैं, और यदि मैं सिंपली 12%, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कैलकुलेशन करता हूं इक्विटी में निवेश की, तो 12% का CAGR लेकर चलता हूं, एक सिर्फ
कैलकुलेशन पर्पज के लिए ना तो 12% गारंटीड है और ना ही 16 या 19, लेकिन फिर भी एक एवरेज देखते हुए मैं कहूंगा कि 12% से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15,000 रुपया महीना, 12% का CAGR, तो 25 साल में आप करीब 2.55 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि लंबा समय है, यदि आप स्टेप अप मेथड अपनाएं और आप 10% से हर साल अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहें, तो वहीं 25 साल में आप करीब 6 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादा की उम्मीद रखने से बेहतर यह होगा कि आप स्टेप अप मेथड के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, और जब जब पॉसिबल हो, क्योंकि 25 साल में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी, तो ये संभव होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे और इस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनुराग, कोई सवाल पूछना है आपको पंकज जी को? मैडम, मुझे म्यूचुअल फंड के नाम चाहिए मैडम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए? जी समझ गए। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए 25 साल का नजरिया है, तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स होने चाहिए। और यहाँ पर यदि हम लार्ज कैप की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड या ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इनमें से आप कोई भी फंड ले सकते हैं। मिड कैप में आप कैनरा रोबेको मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड शामिल कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या क्वांट स्मॉल कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। ऑलराइट अनुराग, अगर आपने फंड्स के नाम मिस कर दिए हो तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप वहां से फंड के नाम जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सुशांत डे मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। SBI फोकस्ड, मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, IIFL फोकस्ड, पराग पारिका फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप आपके पास है ना? हाँ जी, हाँ जी। और आप पिछले 1 साल से काफ़ी परेशान हैं अपने फंड्स के पोर्टफोलियो, अपने परफॉर्मेंस से, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। 20,000 का कर रहे हैं अभी तक आप निवेश? 2020 से कर रहा हूँ। 25,000 का SIP है मैडम। ये 5-5 हजार का 5 फंड है। ठीक है। और 2035 तक चाहिए आपको 1.5 करोड़। क्या निवेश बढ़ा पाने की स्थिति में आप हैं, अगर आपको कहा जाए तो? हाँ, इस पे जैसे 10% पर ईयर आप बढ़ाने की सलाह देते हैं तो वो कर सकते हैं, वैसी प्लानिंग है फिलहाल। चलिए, तो ठीक है। आप बाजार को वैसे ट्रैक करते हैं? ट्रैक क्या, पिछले 2-3 सालों में कोरोना के समय थोड़ा फ्री रहने से आपके चैनल का ही देख देख के थोड़ा बहुत जो सीखा है, समझा है, उसी को फॉलो करता हूँ। एक बात मैडम, इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जितने लंबे समय से देखने के बाद किसी भी एक्सपर्ट ने IIFL फोकस को कभी सलाह नहीं दिया। ये मैंने दूसरे सोर्सेज से पता किया, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा था, लेकिन मैं उसमें भी राय जानना चाहूंगा, स्पेशली उस पे कि ये सही है कि नहीं। किसी ने भी इसको कभी सलाह नहीं दिया। बाकी आपने इसकी तुलना की? आपने इसके बाकी फोकस्ड फंड्स के साथ तुलना की? आपके पास SBI का भी फोकस्ड फंड है, आपने फंड के पोर्टफोलियो को देखा? पोर्टफोलियो को तो बहुत समझ में नहीं आता मैडम, लेकिन इसका जो रिटर्न देख रहा हूँ वो SBI फोकस से ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। 3 साल हो रहा है। चलिए, ये सवाल भी पूछेंगे विश्वजीत जी को, और साथ ही आपके पोर्टफोलियो का एक चेकअप भी कराएंगे जहां पर शायद थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की गुंजाइश है। बताएं विश्वजीत जी। सुशांत जी, वैसे आपने काफी जवाब तो दे ही दिया है, तो लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। मैं जरूर कहूंगा कि आप IIFL फोकस्ड में बने रहें, अच्छी परफॉर्मेंस है। और यहाँ तक कि ये भी सलाह दूंगा कि SBI फोकस्ड में रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो क्योंकि आपके पास 5 में से 2 फंड फोकस्ड फंड है, तो आप एक फोकस्ड फंड छोड़ सकते हैं, उसको स्विच करके आप या तो SBI कॉन्ट्रा फंड ले सकते हैं या फिर ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कोई वैल्यू स्टाइल फंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बदलाव आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। जहां तक कि आपकी गोल का सवाल है, आप 1.5 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं करीब करीब 12 साल में, तो थोड़ा सा एम्बिशियस है। अगर आप इंक्रीज कर पाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 48,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए जैसा आपने जवाब दिया, 10% नहीं, करीब करीब 13-14% आपको ऐड करना पड़ेगा हर महीने, हर साल सॉरी, मंथली SIP। तो आप 1.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए बना सकते हैं।
तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जैसे जैसे जहां जहां आपको मौका मिले, कोई लमसम मिले, कोई बोनस मिले, तो आप उसको ऐड करते जाएं, तो आप अपने गोल के काफी करीब पहुंच सकते हैं 1.5 करोड़ के। और जैसा कि मैंने बोला, मैक्सिमम 15%, और जितना आप कर सकें आप बढ़ा सकते हैं अपना मंथली SIP एनुअली 10% या 15%, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके कॉर्पस के लिए। तीसरा, आपने थोड़ा सा आप परेशान थे, अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का रिटर्न पिछले साल काफी अच्छा नहीं रहा है। आप जानते भी हैं, यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिटर्न काफी अच्छा नहीं रहा है। इक्विटी मार्केट में कहा भी जाता है कि आप, गारंटी नहीं है, जैसे भी पंकज जी भी बोल रहे थे कि हर साल आपको रिटर्न मिले, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 5-7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसे कि आप 12 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बाकी स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, आप उसमें बने रहें, और जहां तक मौका लगे 10 से 15% के करीब आप हर साल एनुअल अपनी मंथली SIP इंक्रीज कर। सुशांत, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, खासतौर से जो आपका सवाल फोकस्ड फंड्स को लेकर था? हाँ जी मिल गया मैडम। एक छोटा सा और प्रश्न है, मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड मैडम, वो कैसा, वो नेगेटिव -3.5% माइनस में दिखा रहा था ग्रोथ, उस पे बने रहना चाहिए क्या? कब से आपने निवेश किया हुआ है इसमें? 2020 से। अभी पिछले साल में माइनस में है वो, पिछले 1 साल का मैं बता रहा था उसी से। तो क्या वो सही है, बने रहना चाहिए? तो जैसे कि आपने कहा कि आप बाज़ार को देखते हैं, तो आपने फ़ंड की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करने के लिए फ़ंड के पोर्टफोलियो को देखा होगा। विश्वजीत जी, कई बार निवेशकों को, दर्शकों को ये समझ में नहीं आता कि किसी भी फ़ंड की परफॉर्मेंस जो है वो बाज़ार की स्थिति से जुड़ी हुई होती है, और कई बार फंड्स जो फंड मैनेजर होते हैं, जो स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं, उसमें भी काफ़ी खासियत होती है, उसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस होता है, एक थीम होती है, एक फ़िलॉसफी होती है। मेरे ख्याल से 2020 में ये कह रहे हैं कि उन्होंने निवेश किया था। क्या इतना समय किसी फंड को परफॉर्म करने के लिए देना सही होता है, या कुछ समय की अंडर परफॉर्मेंस देखकर, पहले आपको अच्छा रिटर्न मिला लेकिन कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो तुरंत जल्दबाजी से निकल जाएं? क्या कहेंगे? ये मेरे हिसाब से बिल्कुल, ये जो ब्लू चिप फंड है काफी अच्छा फंड है, इसमें आप बने रहें। और लास्ट 1 साल की रिटर्न जरूर नेगेटिव है, बट अगर आप देखें तो ओवरऑल बहुत सारे फंड मैनेजर्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे थे, कविता जी। और लास्ट 1 साल में मार्केट ने जो ट्रेंड चेंज किया है वो वैल्यू स्टाइल है, तो काफी फंड मैनेजर अभी भी ग्रोथ स्टाइल पे स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा शॉर्ट पीरियड है जबकि अंडर परफॉर्मेंस रही है, और अगर ये बने रहे, थोड़ा समय और देखें परफॉर्मेंस, तो मेरे हिसाब से अच्छी रिटर्न रहेगी। और ये मेरा ही एसेट जो ब्लू चिप फंड है काफी अच्छा फंड है, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए, अभी निकलने का नहीं सोचना। चलिए, ऑल द बेस्ट सुशांत। अतनु मुखर्जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। आपके फ़ोन लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है मैं दोहरा देती हूँ, आप देख सकते हैं। कैनरा रोबेको, आप कौन सा फंड है आपके पास कैनरा रोबेको का? मैम कैनरा रोबेको का आपका लमसम है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप है, ठीक है, क्योंकि फंड का नाम नहीं लिखा था, आपने सिर्फ AMC का नाम लिखा था। टाटा का भी स्मॉल कैप है, निकॉन का भी स्मॉल कैप है, क्वांट का भी, आपने सभी स्मॉल कैप अपने रखे हैं पोर्टफोलियो में। जी अतनु, मुझे आपकी आवाज़, जी अतनु मेरे पास फंड की डिटेल्स है, मैं आपसे, आपकी आवाज़ दरअसल आ नहीं रही है ठीक से, तो ऑडियो आप प्लीज़ इनको ऑफ कर दीजिएगा, शायद समझ नहीं आ रहा है मुझे। स्मॉल कैप है आपके पास, और कैनरा रोबेको का, टाटा का, निपॉन का और क्वांट का, सभी स्मॉल कैप है, सभी में लमसम निवेश है। 10 करोड़ चाहिए आपको अभी से 25 साल के बाद। क्या आप और निवेश करने की मंशा रखते हैं? रोबेको में नहीं चल रहा है। हाँ जी, हेलो, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अतनु, आपके डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है आपके फ़ोन लाइन में, लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल से पंकज जी के पास है। पंकज जी। बिल्कुल कविता, ये देखिए तो इस सवाल का बहुत ही, उत्तर मैं दूंगा, जी लेकिन अभी जब मैंने जी पहले अनुराग के सवाल का उत्तर दिया तो मैंने कहा था कि कई बार जब आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप कुछ गलत स्कीम में या गलत प्लानिंग में चले जाते हैं। यहां भी क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि स्मॉल कैप फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं, बेटर रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं, तो शायद ये सुनकर या समझकर मुखर्जी जी ने भी
सारी जो इन्वेस्टमेंट की है स्मॉल कैप में कर दी है, और जो मेरे हिसाब से, और आप भी इस बात को एग्री करेंगी कि सही नहीं है। मतलब 18 लाख का निवेश, 4 स्कीम और चारों की 4 स्मॉल कैप फंड्स। तो पहली सलाह तो यही होगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसको आपको बदलाव करनी चाहिए पोर्टफोलियो में। दूसरी बात यह है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 18 लाख रुपए का लमसम निवेश है और आप चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपए बन जाए ये 25 साल में, तो मैं बता दूं कि अगेन अगर मैं 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करूं, एक कैलकुलेशन सिंपल मैं करता हूं, तो करीब 3 करोड़ रुपए बन सकते हैं 25 साल में 18 लाख रुपए बढ़कर। और यदि आपको चाहिए 10 करोड़, तो एक कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, अगर आप इसके साथ साथ 18,000 पर मंथ की SIP शुरू करेंगे अभी से और हर साल उसे 10% से स्टेप अप करेंगे, तो यह संभव है कि आप 25 साल में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक बात तो यह है कि जो लमसम अमाउंट है उसके साथ में आप 18,000 पर मंथ की SIP शुरू कर दीजिए और उसको 10% से बढ़ाते रहिए, तो ये मुमकिन हो जाएगा। लेकिन स्कीम में बदलाव की मैं जरूर आपको सलाह दूंगा कि इतनी सारी स्मॉल कैप फंड आपको नहीं रखने चाहिए, उसके बजाय आप लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी ऐड कर लें। तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की मैं आपको सलाह दूंगा लेने के लिए, उसे शामिल कीजिए। और जो ये फंड्स हैं इसमें से आप, हालांकि फंड सभी अच्छे हैं स्मॉल कैप में जो भी आपके पास है, लेकिन 4 फंड्स के बजाय आप एक फंड में से रखिए, चाहे वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो या फिर आप कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी में से आप निकल जाइए और बाकी जैसे मैंने कहा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। समय मेरे पास बहुत कम बचा है, लेकिन रंजू जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रंजू अग्रवाल, नमस्कार मैम। हेलो, कैसी हैं अच्छा आप? मेरा क्वेश्चन था, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी अच्छा, आवाज आ रही मेरा है, बोलिए क्वेश्चन था ना। कि मेरे हस्बैंड का मोर सेविंग्स जो है ना कन्वेंशनल स्कीम्स में ही है, लाइक EPF, PPF, NSC, लाइक ही इज 52 इयर्स ओल्ड नाउ। तो मेरे को ये था कि अगर उनका अर्ली रिटायरमेंट उनको चाहिए, और हमारा मंथली खर्चा है करीब 1.1 लाख करीब मंथली है, तो आज की डेट में हमारे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, तो वही पूछना था मुझे आपसे। और अभी मैम, जस्ट इसी मंथ से ही हमने थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड का ही मैंने अभी चालू करवाया है उनको 30,000 का। ठीक है मैम, आपने सवाल भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल स्टेज की प्लानिंग है, ऑलमोस्ट 52 साल के हो ही गए हैं आपके पति, और मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि वो इकलौते कमाने वाले हैं, तो ऐसे में मुझे बहुत डिटेल्स चाहिए होंगी। तो आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आपने, क्योंकि बताया कि अभी अभी आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो उसकी जानकारी, फंड के नाम, कितना निवेश कर रहे हैं आपने, EPF, EPF और PPF और NSC में कहाँ कहाँ किस किस तरह से निवेश किया है, फिलहाल क्या निवेश का स्टेटस है ओवरऑल, ये अगर फिगर्स आप इकट्ठा कर कर मुझे ये सवाल वापस भेजे तो शायद इत्मीनान से और विस्तार से आपकी प्लानिंग करा दी जाएगी। अराउंड 2 करोड़ उनका अभी EPF, PPF कन्वेंशनल स्कीम में है, और अभी 2 करोड़ सब मिलाकर? हाँ जी, सारा मिला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। और अभी आप कितना कर रही हैं और किन म्यूचुअल फंड्स में कर रही हैं? स्मॉल कैप में 10 है, और HDFC फ्लेक्सी कैप में 10,000 है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में अपना 15,000। मुझे बस वही था कि कितना HDFC फ्लेक्सी कैप, मैं HDFC का फ्लेक्सी कैप है। हाँ जी, और कोटक इमर्जिंग है ना, 3 ही फंड है ना? जी मैम। और कुल मिला के इनमें आपने कितना, 35,000? 35, ठीक है, ओके। तो अब इस निवेश में से आपको चाहिए 1.1 रिटायरमेंट, यानी 60 में 8 साल हैं, ओके। बताइए किस तरह से इनकी प्लानिंग अब करनी होगी विश्वजीत जी? जी रंजू मैम, एक्चुअली जो स्कीम्स आपने भेजी थी वो ज़्यादातर डेट स्कीम्स हैं, और नॉर्मली उनमें जो रिटर्न्स देखते हैं वो 7 से 8% का रिटर्न्स रहता है। और अगर हम इसको एक थंब रूल देखेंगे, एक रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी रिटर्न आता है उसमें से इन्फ्लेशन को अगर माइनस कर दें तो जो बचता है उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो अगर 7-8% का रिटर्न है और 5 से 7% की महंगाई है, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, तो एवरेज आप देखेंगे कि आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न 1 या 1.5% रहता है।
जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए लॉन्ग टर्म में इनफ नहीं है। तो आपने शुरुआत कर दी है म्यूचुअल फंड सिप की, वो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप पूछना चाह रही थी कि 1 लाख अगर आज का खर्च है महीने का, तो आपका जो भी खर्च हो अगर आप उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए का फंड आपको चाहिए होगा। आपका 1 लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस मैनेज होता रहेगा। लेकिन बात 1 लाख अभी है, आज का खर्च है। अगर आप जब आप सपोज मिस्टर अग्रवाल जब रिटायर होंगे 60 साल में, 8 साल के बाद, तो ये 1 लाख करीब करीब 1,60,000 हो जाएगा। और अगर 10 साल और ऐड करें, जब वो 70 साल के होंगे तो करीब 2.5 से 2.25 लाख रुपए सेम खर्च आपको, सेम लाइफस्टाइल, सेम ग्रोसरी, सेम बिजली मैनेज करने के लिए आपको चाहिए होगा। तो आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, लॉन्ग टर्म में बीट करना है, तो कुछ फोकस, कुछ कॉर्पस आपका इक्विटी फंड में रहना चाहिए। आपने 35,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर दी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको धीरे धीरे और बढ़ाना है। अभी 8-10 साल का पीरियड आपके पास है, आप अपने एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपने डेट में किया है। डेट का कॉर्पस आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो राइट एसेट एलोकेशन के हिसाब से भी देखें तो अगर 100 माइनस एज भी करें तो करीब 40-45% आपका इक्विटी में पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे अपना डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करते जाएं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा जब वो रिटायर होंगे। और थोड़ा सा कॉर्पस हमेशा इक्विटी फंड में आप छोड़ दें, ताकि वो 5, 7, 10 साल में वो डबल होता रहे। और जब भी आपको महंगाई तंग करेगी तो आप वहां से कुछ पोर्शन इंक्रीज कर निकाल कर अपने डेट में ले आएंगे, जहां से आप अपने मंथली एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग है। और अभी आप थोड़ा सा इंक्रीज करते रहे डाइवर्सिफाइड फंड, 60 के बाद आप कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी चलिए, ऑल द बेस्ट रंजू जी। और समय मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन जल्दी से रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी, क्या है आपका गुरु मंत्र? बिल्कुल, देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव से घबराकर निवेशक अपना कोई इमोशनल डिसीजन ना ले और अपने निवेश में कोई बदलाव ना कर ले। अपने गोल पर फोकस करें और जब गोल अचीव हो तभी आप अपने निवेश से बाहर निकलें। विश्वजीत जी। जी कविता जी, अप्रैल का मंथ है, बहुत सारे लोगों को बोनस अप्रेजल्स मिलते हैं, तो मेरा तो यही गुरु मंत्र है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करते रहें। अपनी इनकम के इंक्रीज के साथ एप्पल फोन जरूर खरीदें, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी उसी तरीके से बढ़ाते रहें। चलिए, तो इसी गुरु मंत्र के साथ आज के शो को भी समाप्त करते हैं। पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया उनके निवेश लक्ष्य की ओर। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको मैं छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। तो आपका सवाल आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर हो, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम, इंश्योरेंस, टैक्स का कोई पेज हो जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो, कर्ज का भुगतान आपको कैसे करना हो, ये सारे सवाल आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नमस्कार।